नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग द्वितीय की व्याख्यान श्रृंखला में पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने हुमायूं मुगल वंश की चर्चा करी, कैसे स्थापित हुआ, और वहीं पर मैंने चर्चा करी हुमायूं को पढ़ाते हुए आपको कि मुगल शासन जो चला 1526 से चला और 20 फरवरी 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु तक सतत हिंदुस्तान पर एक शक्तिशाली वंश के रूप में शासन किया। उसमें केवल एकमात्र एक छोटा सा दौर आया 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक का, और वह दौर था सूर वंश के शासक शेरशाह सूरी का, जिसने कि अपना परचम लहराया। एक साधारण सिपह सालार से होते हुए वह हिंदुस्तान का शासक बन बैठा। व्यक्ति स्वरूप से वह बहुत योग्य था, रण कुशलता थी, किसी भी अवसर को बुनाने की जो क्षमता शेरशाह सूरी में थी, मध्यकाल के किसी शासक में वह क्षमता देखने को नहीं मिली। इसका बचपन का नाम फरीद खां था, और कहा जाता है कि एक बार इसने निहत्थे एक शेर को मार दिया था, तो ऐसे में इसके गुरु के द्वारा इसको नाम दिया गया शेरशाह, और इतिहास में ये शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अद्भुत प्रतिभा का धनी था। अब अपन जानते हैं कि इसका प्रारंभिक काल, इसका जन्म, इसका प्रारंभिक काल कैसे आगे बढ़ा, कैसे ये सैसाराम का गवर्नर बना, सैसाराम के गवर्नर के बाद में कैसे ये बिहार का बेताज बादशाह बन गया। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद में उसने पूरे बिहार को अपने अधीन कर लिया, और धीरे धीरे पहले चौसा के युद्ध और बाद में कन्नौज के युद्ध 1539 और 1540, इन दो युद्धों में विजय प्राप्त करके ये हिंदुस्तान का शासक बन गया। और हिंदुस्तान का शासक बनने के बाद में भी इसने सतत विजय प्राप्त करी और एक बहुत बड़े साम्राज्य का ये शासक बन गया। लेकिन कहते हैं कि एक बार एक युद्ध में ये तोप के पास खड़ा हुआ था और तोप की नाल फट गई, तो उसके गोले के छर्रे लगने से इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे इसका जन्म हुआ और कैसे इसका शासन आगे बढ़ा। तो देखिए, जन्म 1472 ईस्वी में हसन सूर की पत्नी की कोख से बड़वाड़ा होशियारपुर यानी पंजाब में इसका जन्म हुआ। इसके पिता जो थे हसन सूर, वे जमाल खां के यहाँ पर नौकरी किया करते थे। हसन पंजाब के सूबेदार जमाल खान के यहाँ नौकरी करते थे। हसन के पास खवासपुर, सैसाराम तथा टांडा की जागीरें थी। ये प्रारंभ में उसको जमाल खां के द्वारा इनके पिता को ये क्षेत्र जागीर के रूप में दिए गए थे, लेकिन यह प्रारंभ से ही बहुत प्रतिभाशाली था। कहते हैं कि फरीद का बचपन जो है वह सारा का सारा सैसाराम में व्यतीत हुआ। जब वह 22 वर्ष का हुआ तो जमाल खां उसको निकट से देख रहे थे और उसकी प्रतिभा को देख रहे थे, तो उन्होंने उसको सैसाराम और खवासपुर की जागीरें या उसका प्रबंधक उसके द्वारा नियुक्त कर दिया गया। 1527 ईस्वी में शेरशाह सूरी बाबर की सेना में भी शामिल हुआ था। उसमें शामिल होने के पीछे भी उसको यह जानना था कि मुगल सेना की कैसी प्रवृत्ति होती है, किन स्थितियों और परिस्थितियों में वह युद्ध करती है और युद्ध की नीतियां कैसी होती है। यानी देखिए, शेरशाह सूरी कितना चतुर था कि उसे पता था कि उसके आगे का संघर्ष मुगल सेना के साथ होगा, और उसकी तैयारी उसने 1527 ईस्वी में ही कर दी थी। अब बिहार में बहार खां लोहानी, जो कि बिहार का शासक था, उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु होते ही शेरशाह सूरी बिहार का बेताज बादशाह बन गया। उसने अपने आप को शक्ति संपन्न बनाते हुए और पूरे बिहार पर एकाधिकार उसके द्वारा कर लिया गया। और उसकी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके पास आई जब 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की मृत्यु हो गई, और ताज खां की मृत्यु होते ही उसने उसकी बेगम, जिसे लाड मलिका या लाड बेगम के नाम से जाना जाता था, उससे उसने शादी कर ली, ताज खां की विधवा से। और उसका परिणाम क्या हुआ
कि उसे एक तो चुनार का किला मिला जो कि अपने आप में बड़ा सशक्त किला माना जाता था, और दूसरा चुनार के क्षेत्र में अपार धन संपदा थी। वह सारी धन संपदा भी इस समय शेरशाह सूरी को प्राप्त हो गई, और उससे उस धन वैभव से उसने अपनी एक शक्तिशाली सेना बनाई और एक के बाद एक क्षेत्र को विजित करता हुआ वह चला गया। अब शेरशाह का हुमायूं से संघर्ष तथा विजय प्रारंभिक काल में, क्योंकि जब शेरशाह जिस स्थिति में आ चुका था, बिहार का बेताज बादशाह बन गया था, तो ऐसी स्थिति में उसका अब सीधा संघर्ष हुमायूं के साथ होना था, क्योंकि बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं जो है वह हिंदुस्तान का शासक बन चुका था। तो पहला उसका चुनार का किला जब उसके द्वारा विजित किया गया तो पहला संघर्ष ही उसका मुगलों के साथ में हुआ, और इसमें क्योंकि जैसे ही उसने लाड बेगम के साथ शादी करी, इस समय मुगलों के द्वारा वहां पर विरोध कर दिया गया, और मुगलों के द्वारा विरोध करने के कारण उसको वहां पर संघर्ष करना पड़ा, और इस संघर्ष में उसने विजयश्री प्राप्त करके चुनार के किले को अपने अधीन कर लिया था, और यहीं से उसकी शक्ति और प्रभुता, धन संपदा सब बढ़ती हुई चली गई, उसका वैभव बढ़ता हुआ चला गया। जैसे यह स्थिति आई, और मैंने बताया कि इसी समय बिहार के शासक बहार खां लोहानी की भी मृत्यु हो गई, तो बिहार का जो 1534 ईस्वी तक आते आते इसने पूरे बिहार के ऊपर एक सूत्रीय शासन स्थापित कर लिया। अच्छा रणनीतिकार था, अच्छा सूत्रकार था। इसने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी बहुत अच्छे से चलाया। केंद्रीय प्रशासन बनाए, परगने के प्रशासन बनाए, राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करे, क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करी, जिनकी अपन बाद में चर्चा करेंगे, और इसने पूरे बिहार को अपने अधीन कर लिया। 1534 ईस्वी तक आते आते यह संपूर्ण बिहार का एकमात्र स्वामी बन गया, जो कि एक बड़ा क्षेत्र था। अब इसने, क्योंकि तत्कालीन समय तक जो स्थितियां थी, बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसने जैसे ही बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और वहां का एकमात्र शासक बन गया, तो इसने 1535 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के बहुत से क्षेत्र को अपने अधीन हस्तगत कर लिया, और एक बड़े साम्राज्य की ओर ये बढ़ गया, और बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार करते ही इसका वैभव भी बढ़ने लगा। अब यह क्षेत्रीय शासक से बड़े शासक के रूप में आने लगा। तो ऐसी स्थिति में इसका मुगल शासन के साथ टकराव जो था, संघर्ष जो था, वह अवसंभावी बन गया, वह सुनिश्चित हो गया। और ऐसे में चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। चौसा के युद्ध में देखिए, हुमायूं जो था, हुमायूं भी किसी भी प्रकार से अपनी सत्ता को जाने नहीं देना चाहता था, और ऐसी स्थिति में उसके द्वारा लगातार अपनी शक्ति को स्थापित करते हुए संघर्ष की स्थिति बनाई गई। लेकिन अपन ने पिछले व्याख्यान में ये चर्चा की थी कि हुमायूं के साथ में बहुत सी विषम परिस्थितियां थी, जो परिस्थितियां बाबर उसके लिए छोड़ गया था। उसकी अनियंत्रित और अकुशल सेना थी, स्वयं भी बहुत अच्छा सेना नायक नहीं था, और यह जो सारी स्थितियां थी उसके साथ में लगातार युद्ध करते हुए मुगल सत्ता का राजकोष भी रिक्त हो गया था। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हुई, उसका खामियाजा ना हुमायूं को पूरी तरह से भुगतना पड़ा। हुमायूं की एक बड़ी गलती ये भी रही कि जैसे ही वह सत्तासीन हुआ, उसने कुछ त्वरित कार्य नहीं किए, प्रशासनिक सुधार नहीं किए, और न ही किसी सेना को संगठित करने के क्रम में उसके द्वारा कोई ऐसा काम किया गया कि भविष्य में होने वाले युद्धों की वह समीक्षा कर पाता, आने वाले खतरों को वह समझ पाता। तो ऐसी स्थिति में उसका युद्ध वहाँ पर हुआ, और उस युद्ध में सारी परिस्थितियों के साथ में जो उसकी व्यक्तिगत कमियां थी उसको भी समाहित कर लें तो उसकी पराजय का भाव सुनिश्चित रूप से नजर आ रहा था। और अंतिम पक्ष इसका जो हुमायूं के साथ में उसका पराजय का हुआ, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ। चौसा का युद्ध देखिए निर्णायक युद्ध नहीं था, और उसमें हुमायूं जो है एक तरीके से आंशिक हार के बाद में वहां से निकल गया था। लेकिन कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, वहां पर 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं की पूर्ण पराजय हुई। हुमायूं इसमें पूरी तरह से पराजित हुआ,
और शेरशाह सूरी की सत्ता हिंदुस्तान पर स्थापित हो गई। शेरशाह सूरी, जैसे कि मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ, कि प्रतिभाशाली था, प्रतिभा संपन्न था, और शेरशाह सूरी ने न केवल एक क्षेत्र में काम किया, न केवल विजय प्राप्त करी, जैसे ही उसने हिंदुस्तान की सत्ता उसके हाथ लगी, उसने सारे शासन पद्धति में उसने ध्यान दिया, आर्थिक व्यवस्था में उसने ध्यान दिया, उसने शहरी विन्यास पर ध्यान दिया, सैनिक शक्ति को सबसे ज़्यादा उसने सुसंगठित रखा, और इन विचारधाराओं के और इन सारे कार्यक्रमों के आधार पर वह तत्कालीन समय हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण शासकों में से बना। ये तो समय की पराजय थी कि शेरशाह सूरी अचानक एक युद्ध में घायल होने की स्थिति में इस दुनिया से चला गया, वरना कहा जाता है या इतिहासकारों की समीक्षा कहती है कि अगर 15-20 वर्ष शेरशाह सूरी और जिंदा रहता तो हिंदुस्तान में मुगल शासन कभी स्थापित नहीं हो पाता। उसने अपने वैभव और अपने परचम से जिस एक साधारण सिपाही से होते हुए हिंदुस्तान का शासक बना, वह उसकी मृत्यु और उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण वह स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, और 1555 ईस्वी तक आते आते हुमायूं के द्वारा वह सत्ता वापस स्थापित कर ली गई और मुगल दरबार फिर से सत्तासीन हुआ। इसी व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे व्याख्यान के अंदर हम जो राजा बना शेरशाह सूरी, सम्राट बना, उस सम्राट बनने के बाद में उसने कौन कौन सी प्रमुख विजय स्थापित करी, उसकी समीक्षा हम इसके दूसरी व्याख्यान श्रृंखला में करेंगे कि उसने कहाँ कहाँ पर अपना अधिकार बनाया और कहाँ कहाँ पर अधिकार बनने के बाद में कौन कौन सी स्थिति अपने अंदर वो समाहित करता चला गया। धन्यवाद।